कक्षा 5वीं के सभी छात्र छात्राओं को मेरा सुप्रभात। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मैं हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ दो विषयों पर चर्चा करूंगी। पहला विषय है आपका लिसनिंग टेस्ट और दूसरा विषय है हिंदी व्याकरण पुस्तक ज्ञान मणि में से पाठ 12 शब्द भंडार और पाठ 13 अशुद्ध शब्दों एवं वाक्यों का शोधन। बच्चों, आपका लिसनिंग टेस्ट 10 फरवरी 2021 को दिन बुधवार को होगा, जिसका समय सुबह 9 बजे से 10 बजे तक होगा। इसके लिए आपको एक वीडियो भेजी जाएगी, उसके साथ ही एक गूगल फॉर्म लिंक भी भेजा जाएगा। इस वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह ध्यानपूर्वक सुनने के बाद ही गूगल फॉर्म में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपने देने होंगे। यह टेस्ट सभी विद्यार्थियों के लिए देना अनिवार्य है, क्योंकि इसके अंक आपके रिपोर्ट कार्ड में लगाए जाएंगे। हिंदी व्याकरण पुस्तक ज्ञान मणि पाठ 12 शब्द भंडार। बच्चों, ये सभी जो आपको भेद दिए हुए हैं, ये सभी सार्थक शब्द के भेद हैं। सार्थक शब्द के भेदों में सबसे पहले है एकार्थी या एकार्थक शब्द, दूसरा है अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द, तीसरा है पर्यायवाची शब्द, चौथा है विपरीतार्थक या विलोम शब्द और पांचवा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कोई भी बच्चे जैसे शब्द है अनुराग का मतलब है प्रेम। अनुराग और प्रेम में कोई फर्क नहीं है। अनुराग को प्रेम भी कह सकते हैं और प्रेम को अनुराग भी कहा जा सकता है। जैसे तरुण का मतलब होता है जवान और जवान का मतलब होता है तरुण, तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है। ये दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है। या इस शब्द को ले लो, इसका अर्थ कष्ट है, कष्ट का अर्थ है यातना। ठीक है बेटा, तो जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है, या ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों का उद्देश्य केवल एक अर्थ के लिए होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अक्षर का क्या होता है बच्चे? धर्म, वर्ण, जल। अब अक्षर तो एक ही शब्द है और धर्म, वर्ण, जल ये तीनों अलग अलग शब्द दिए हुए हैं। इन तीनों शब्दों को हम समान नहीं कह सकते, क्योंकि ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। धर्म अलग है, वर्ण अलग है, जल अलग है। इन सबका कोई मेल नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक शब्द के जब अनेक अर्थ निकलें तो उन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? अनेकार्थी शब्द। जैसे कनक है, कनक का क्या दिया हुआ है? धतूरा, गेहूं, सोना। कनक को हम धतूरा भी कह सकते हैं, गेहूं भी कह सकते हैं और सोना भी कह सकते हैं, परंतु ये तीनों एक जैसे नहीं हैं। ये शब्द एक समान नहीं है। ये प्रत्येक शब्द अलग अलग है। हर एक शब्द का अलग महत्व है, इसका अलग अर्थ है। इसलिए इसके एक शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द, जो शब्द एक सा ही अर्थ बताने वाले हों वह पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। समानार्थी का अर्थ ही होता है समान अर्थ वाले। जैसे अग्नि है, अग्नि का मतलब आग भी होता है, अनल भी होता है, पावक भी होता है। तो ये अग्नि को हम आग भी कह सकते हैं, अनल भी कह सकते हैं और पावक भी कह सकते हैं। तो इनके अलग अलग अर्थ नहीं हैं। इन सभी के अर्थ कैसे हैं? एक समान। ये सभी अर्थ कैसे हैं? एक समान। इसलिए इनको क्या बोलते हैं बच्चों? समानार्थी शब्द। विपरीतार्थक शब्द, जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। जिस शब्द का अर्थ उल्टा हो उसे कौन से शब्द कहते हैं? विलोम या विपरीतार्थक शब्द। जैसे अमृत का क्या उल्टा होता है? विष। अस्त का उल्टा क्या होगा? उदय। अस्त मतलब क्या होता है? जब सूरज डूबता है उसे अस्त होना कहते हैं, और जब
उगता है तो उसे क्या बोलते हैं? उदय। दीर्घ का उल्टा क्या होगा? ह्रस्व। धनी का उल्टा क्या होगा? निर्धन। तो जो शब्द विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें कौन से शब्द कहते हैं बच्चों? विपरीतार्थक या विलोम शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। भाषा को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से भाषा में संक्षिप्तता, संक्षिप्तता मतलब होता है छोटा होना, संक्षिप्त मतलब भाषा छोटी हो जाती है और उसका सौंदर्य और बढ़ जाता है, सौंदर्य का समावेश हो जाता है उसमें। इन्हें वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे भारत में रहने वाला। अब ये देखो बेटा, भारत में रहने वाला, ये 4 शब्दों के योग से बना है ये, और ये इसमें क्या है? ये एक ही शब्द है, भारतीय। तो मतलब ये संक्षिप्त हो गया भारतीय, और इसकी जो सौंदर्य है इस शब्द का और ज्यादा बढ़ गया, है ना। तो संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए हम किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत में रहने वाला, भारतीय। ईश्वर को ना मानने वाला, नास्तिक। जो प्राप्त नहीं हो सकता, अलभ्य। जिसे जीता नहीं जा सकता, अजेय। सब जगह फैला हुआ, सर्वव्यापक। जैसे हमें नहीं बोलना कि वह सब जगह फैला हुआ है, या हम सीधे सिंपल भाषा में, सरल भाषा में कह सकते हैं कि वह सर्वव्यापक है। मतलब इसका मतलब यही हो गया कि वह सभी जगह है। तो इसमें क्या हो गया? भाषा में सुंदरता बढ़ गई। इसलिए जब भी हम किसी भी शब्द को, छोटे शब्द को प्रयोग करते हैं, संक्षिप्त रूप में उसको प्रयोग करते हैं, तो उसमें उस वाक्य के जो सौंदर्य है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो बच्चों चलिए अब पाठ 13 अशुद्ध शब्दों एवं वाक्यों का शोधन पढ़ेंगे। अशुद्ध शब्दों का मतलब क्या होता है? जब हम शब्दों को लिखने में गलतियां करते हैं या वाक्यों को लिखने में गलतियां करते हैं तो वो है अशुद्ध हो जाती हैं। और उसका शोधन मतलब उसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। सामान्य वाक्य अशुद्ध तभी होता है जब उसके निर्माण में व्याकरण का ध्यान नहीं रखा जाए। बेटा जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी चीजें व्याकरण से हमें समझ में आती हैं या व्याकरण से हम कौन कौन सी चीजें सीखते हैं। तो जब हम वाक्य को लिखते हैं, तो जब व्याकरण के नियमों का ज्ञान हमें नहीं होता तो क्या होता है, वो जो वाक्य होता है वो अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि हम उसमें गलतियां करते हैं। गलतियां किस प्रकार की हम करते हैं? जब हम जल्दबाजी करते हैं या असावधानी पूर्वक कार्य करते हैं, या व्याकरणिक नियमों की अनभिज्ञता होती है, उसका ज्ञान नहीं होता हमें, या हम जल्दबाजी करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, या कभी भी ऐसा होता है कि क्षेत्रीय प्रभाव के कारण। क्षेत्रीय प्रभाव मतलब क्या होता है? जब हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे क्या होता है, उसी जगह की लैंग्वेज हम यूज करते हैं, उसी जगह की जो भाषा हम बोलनी शुरू कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है, वो भाषा शुद्ध नहीं होती, तो जो हम भाषा बोलते हैं वही हम लिखते भी हैं। इसलिए लिखने में जो भाषा की गलतियां होती हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो बच्चे हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने के लिए हम किस चीजों का ध्यान रख सकते हैं? एक तो अपनी वर्तनी को शुद्ध कर सकते हैं। जब हम बोलने की प्रैक्टिस करेंगे जब हम सही बोलेंगे तो हम सही लिखेंगे। दूसरा, व्याकरण के नियमों का जब हमें ज्ञान होगा तभी हम शुद्ध लिख पाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि बड़ी ई कहाँ लगाना है, छोटी ई कहाँ लगनी चाहिए, है ना। कभी आप लिंग वचन की भी गलतियां करते हो कि लिंग नहीं पता चलता आपको, वचन नहीं पता चलता। तो इन सब गलतियों को जब आप नहीं करेंगे तब क्या होगा, वाक्य आपके शुद्ध होंगे, आपकी गलतियां कम होंगी और आपको नंबर भी जिससे पूरे मिलेंगे। तो बच्चे जैसे लिंग संबंधी अशुद्धियां आप कौन कौन सी कर सकते हो? देखिए, यह पुस्तक मैं पढ़ा हूं, हम ऐसे लिखते हैं? नहीं लिखते ना ऐसे। हम कैसे लिखेंगे? यह पुस्तक मैंने पढ़ी है। लता 9वीं कक्षा में पढ़ता है, तो लता एक लड़की है तो पढ़ता थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? लता 9वीं कक्षा में पढ़ती है। अब जैसे बच्चों देखो, वचन संबंधी अशुद्धियां कौन सी हो सकती हैं? प्राण निकल गया। अब हम ऐसे तो नहीं बोलते ना प्राण निकल गया, हम क्या बोलते हैं? प्राण निकल गए।
अब देखो क्या है, 3 स्त्री ने चित्र बनाया। 3 स्त्री हो सकती हैं कि स्त्रियों होगा? स्त्रियों होगा ना, क्योंकि यहाँ पे बहुवचन हो रहा है, 3 स्त्रियों। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 स्त्रियों ने चित्र बनाया। ऐसे बच्चों आप पाठ 13 का पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस प्रकार की गलतियां करते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैप्टर को पढ़ो, और जो भी आपको फाइनल एग्जाम में आएंगे चैप्टर्स, वार्षिक परीक्षा में जो भी आपके पाठ आने वाले हैं, चाहे हिंदी व्याकरण के हैं चाहे हिंदी रीडर के हैं, उन सभी पाठों को आप अच्छी तरह पढ़िए। बार बार पढ़ने से क्या होगा, आपकी वर्तनी भी शुद्ध होगी, और आपको बार बार शब्दों का उच्चारण करने से, जब कठिन शब्द आते हैं उसका उच्चारण करोगे तो आपको पता चलेगा कि वह कठिन शब्द किस प्रकार लिखे जाते हैं, उनमें मात्राओं की मिस्टेक्स नहीं होगी। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा उन चैप्टर्स को रीड करना है ताकि आपकी वर्तनी शुद्ध हो, आपकी बोलने की जो गलतियाँ, बोलने में गलतियाँ करते हैं वो आपकी शुद्ध होंगी, और लिखने में भी आपकी गलतियाँ नहीं होंगी। तो इसी के साथ मैं इस पाठ को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।